हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 9 जो कि सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्री है उसका फुल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। बेसिकली ये चैप्टर पूरी तरह से आपका जो प्रीवियस चैप्टर है यानी 8th चैप्टर ट्राइगोनोमेट्री उस पर बेस्ड है। तो हमने ट्राइगोनोमेट्री में क्या पढ़ा था उसको रिकॉल करते हैं और फिर इस चैप्टर पे आएंगे। तो हमने बेसिकली ट्राइगोनोमेट्री में क्या पढ़ा था कि उसमें हम हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल का बात करते थे और उसमें हमने ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा था। जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज आपको पता होगा, आपने ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और उसके बाद कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा पढ़ा था। ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको। हमने इसको ट्राइगोनोमेट्रिक जो हमारा रेशियोज था वो ये कुल यही 6 था। ठीक है, और ये हमने इसमें रिलेशन एस्टेब्लिश किया था। किसके किसके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश किया था? एंगल्स और साइड के बीच में। और हमारा जो ट्रायंगल होता था वो कैसा होता था आपको याद होगा, वो हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल होता था। ठीक है, यानी दैट इज ABC। ठीक, और ये 90 डिग्री का होता था। तो अगर हम इसको थीटा लेते थे, इसको यानी एंगल ए को, तो हमारा जो इसके अपोजिट साइड जो बनता था वो क्या होता था? वो आपको परपेंडिकुलर होता था। और जिस पे थीटा लाई करता था वो क्या होता था? बेस होता था और ये हाइपोटेन्यूस होता था। ठीक है, चलिए, तो हमने इसको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। और ये जो 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज होते थे उनका जो रिलेशन है इस एंगल के साथ, इस साइड्स में, उसको भी एस्टेब्लिश किया था। तो आपको भी पता होगा। इसके बाद हमने कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे कुछ वैल्यूज़ को भी फाइंड आउट किया था, उसको याद किया था। जैसे साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, इस तरह से करके हमने पूरा साइन कॉस टैन यानी इन सभी 6 रेशियोज़ का वैल्यू भी फाइंड आउट किया था। उसके बाद हमने कुछ कन्वर्जन्स भी किए थे और फिर आखिरी में हमने कुछ आइडेंटिटीज़ भी पढ़ा था। तो ये जो चैप्टर है यानी 9th चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, ये पूरी तरह से आपको 8th चैप्टर पे बेस्ड है। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में आखिर हमें क्या पढ़ना है? तो अभी तक हमने जो भी ट्राइगोनोमेट्री में जो भी काम किया वो मैथमेटिकली काम किया। मैथमेटिकल टर्म्स को हमने कुछ प्रूव दैट टाइप क्वेश्चन किया, कुछ का हमने थीटा का वैल्यू फाइंड आउट किया, कुछ में हमने साइड्स फाइंड आउट किया। लेकिन इस चैप्टर में हम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज और आइडेंटिटी से बढ़कर हम कुछ इसमें एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और उस एप्लीकेशन के हेल्प से हम इसमें जो भी काम होगा, जो भी होंगे उसको फाइंड आउट करेंगे। बेसिकली ट्राइगोनोमेट्री, जैसे हमने अर्लियर वीडियोस में भी इस बात पे चर्चा की थी कि ट्राइगोनोमेट्री जो है वो एंशियंट टाइम में एस्ट्रोनॉमर्स होते थे या फिर मैथमेटिशियंस होते थे, उन्होंने इनका काफ़ी यूज़ किया है यानी ट्राइगोनोमेट्री का। और उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता था, बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता था ट्राइगोनोमेट्री। तो वो बेसिकली इसका क्या करते थे? वो इसका इस्तेमाल, एस्ट्रोनॉमर्स जो होते थे वो इसका इस्तेमाल 2 बॉडीज़ के बीच डिस्टेंस एस्टेब्लिश करते थे। 2 बॉडीज़ के बीच में जो डिस्टेंस होता था उसको फाइंड आउट करते थे। ठीक है, मैथमेटिशियंस बहुत सारे एप्लीकेशंस को इन्वेंट किए और उसका भी यूज़ इन सब कामों के लिए हुआ। तो बेसिकली अब हम इन एप्लीकेशंस के हेल्प से हमारे जो डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे इनके मदद से। तो अब हमारे डेली लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है जो हमें ट्राइगोनोमेट्रिक एप्लीकेशन की मदद से हल होगा, उसको सॉल्व किया जा सकेगा। तो आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम किसी बिल्डिंग, किसी पेड़, किसी माउंटेन्स के हाइट को बिना चढ़े इस ट्राइगोनोमेट्रिक एप्लीकेशन के हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। बिना नदी में तैर के एक किनारे से दूसरे किनारे तक गए उस नदी के चौड़ाई को हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं इन्हीं एप्लीकेशंस के मदद से। एक जो टावर है मान लीजिए, उसको हम लोग एक पार्टिकुलर जगह से उस टावर का डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली यही हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसमें बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यानी इसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल पर ही बात होगी। उसमें कुछ एंगल्स, कुछ साइड्स आपको गिवन होंगे और आपको कुछ साइड्स और एंगल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे इन्हीं एप्लीकेशंस के मदद से।
तो इस चैप्टर को हमने शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले जब क्वेश्चंस करने से पहले हम कुछ इसका टर्म्स पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जो कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बस बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, 4-5 चीज़ें हमको जाननी है, उसके बाद हम एग्जाम्पल पे प्रोसीड करेंगे। इसलिए मैंने शुरू में ही बताया कि आपका जो 8th चैप्टर है यानी जो ट्राइगोनोमेट्री का बेसिक चैप्टर है उसको बहुत ज़रूरी है उसको समझना, क्योंकि ये जो चैप्टर होने वाला है इसमें सिर्फ एक एक्सरसाइज है, सिर्फ एक एक्सरसाइज, वो भी 16 क्वेश्चंस है और आपको एग्जाम्पल्स में 7 क्वेश्चन है, यानी 23 क्वेश्चंस टोटल है। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सिर्फ एक क्वेश्चन आप एक ही एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगा। तो आइए अब शुरू करते हैं हम लोग जो हमारा 9th चैप्टर है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमें इस पार्टिकुलर चैप्टर में पढ़ना है, यानी इसी चैप्टर के लिए जो ज़रूरत वाली चीज़ है, यानी इन्हीं चीज़ों को हम पढ़कर इस चैप्टर में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो हमने ऑलरेडी लिख लिया है, बेसिक टर्म्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, यहाँ पर होगा ट्राइगोनोमेट्री। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी यही 5 टॉपिक को हम अच्छे से जानेंगे और इन्हीं के हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है। देखिए बहुत आसान है। हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है? अब जो हमारा फ्लैट सरफेस है, अर्थ है, वही हॉरिजॉन्टल प्लेन है। सिंपली है, यानी अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये ज़मीन है, लेट्स से ये अर्थ है हमारा, तो ये ही कहलाएगा आपको क्या? हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन बहुत आसान है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट। अब इनको समझने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल्स लेने पड़ेंगे। तो सबसे आसान तरीका है इन सभी टर्म्स को समझने का कि कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, फिर उससे हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कोई लड़का यहाँ पर खड़ा है, लेट से कोई लड़का यहाँ पर खड़ा है और वो कहीं देख रहा है यहाँ पर किसी चीज़ को, यानी टॉप ऑफ द टावर। मान लीजिए कि एक टावर यहाँ पर है, सपोज़ यहाँ पर क्या है? एक टावर है। ठीक है, हमेशा टावर्स, बिल्डिंग्स, ट्री, यानी ये सभी चीज़ें जो होंगी वो आपको एक वर्टिकल लाइन से शो करना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि ये क्या है? एक टावर है। लेट से हमने इसका नाम दे दिया AB। ठीक है, हमने AB नाम दे दिया। बहुत ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर इस लड़के का जो आँख है वो इस टावर के टॉप को देख रहा है, यानी ऐसे करके देख रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ। बहुत ध्यान से, तो जो यहाँ पर इस लड़के के आँख और इस टॉप ऑफ द टावर को, इसका भी हम एक नाम दे देते हैं। ये मान लीजिए ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है और ये क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है। क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक देखने पर एक लाइन बनेगा। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। मान लीजिए कि कोई आप लेज़र लाइट ले सकते हैं या फिर सिंपली कोई लाइट ले सकते हैं, और उसके जब उसको हम ऑन करते हैं तो क्या बनता है? आखिर कोई किसी चीज़ पे देखते हैं तो वहाँ से वहाँ तक एक लाइन के जैसा बनता है। वही लाइन यहाँ इसके आँख और इस टॉप ऑफ जो टावर है, ऑब्जेक्ट है, वहाँ बनेगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बनेगा। ठीक है, तो ये जो लाइन है वो कहलाएगा आपको लाइन ऑफ साइट। क्या कहलाएगा? लाइन ऑफ साइट। बहुत ध्यान से देखिए, साइट का क्या मतलब होता है? साइट का मतलब दृश्य, नज़ारा। ठीक है, तो वो नज़ारा का लाइन या साइट का लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, लाइन ऑफ साइट। चलिए, तो ये समझ में आ गया। अब ये भी जान गए हम लोग, ये जान गए। हॉरिजॉन्टल लाइन जानना है, फिर एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को भी जानेंगे हम। बहुत ध्यान से देखिए, अब ये लड़का मान लीजिए यहाँ पर खड़ा है, यानी ये ज़मीन पे खड़ा है, अर्थ पे खड़ा है। तो ये जो लाइन होगा, ये लाइन यानी ये ज़मीन है, तब तो खड़ा है यहाँ पर। लेट्स से ये आपको अर्थ है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? हमने सबसे पहले बोला था हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब एक और चीज़ देखिए, जहाँ से ये लड़का देख रहा है वहाँ से फिर टावर तक एक लाइन बनेगा। अगर सीधा रखेंगे तो यहाँ पर भी एक
लाइन बनेगा जो एकदम सा पैरेलल होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन के। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के जो पैरेलल लाइन होती है उसे ही हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो ये लाइन आपको अगर बंदा नीचे है तो नीचे भी हो सकता है, अगर बंदा ऊपर है तो ऊपर भी बन सकता है, पर याद होना चाहिए कि ये जो लाइन होगा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, हमने इसका नाम ले लिया अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन के क्या होगा, पैरेलल होगा। आ रही बात समझ में? चलिए तो इसका भी नाम रख लेते हैं। लेट से ये ए था, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। ठीक है, तो ए सी तो हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया और ई डी जो हुआ वो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, और डी बी जो हुआ वो क्या हुआ, लाइन ऑफ साइट है, और डी जो है वो क्या है, ऑब्जर्वर है, और बी जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए अब एक और बहुत ध्यान से देखेंगे इसमें, वो क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में एक एंगल का फॉर्मेशन होता है। किसके बीच में, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में एक एंगल का फॉर्मेशन होता है, लेट से थीटा। इसी थीटा को हम लोग बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी इस थीटा को क्या बोलेंगे, यही आपका कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और ये जो ए बी जो था वो क्या था, यहाँ से यहाँ तक वो क्या था, वो हाइट था, टावर का हाइट था। ठीक है, हाइट था, ये क्या था, ये टावर था और इसका ये हाइट था। ठीक है, चलिए तो आपको अब एंगल ऑफ एलिवेशन भी समझ में आ गया। यानी ऑब्जर्वर अगर नीचे है और ऑब्जेक्ट ऊपर है तो फिर ऊपर आंख उठाकर देखना पड़ेगा ना, तो वो ऊपर जब उठाते हैं आंख को और जब उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वहाँ पर जो एंगल बनता है वो कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन का मतलब होता है उठा हुआ, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो यह आपको एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आ गया। अब एक चीज़ बच रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको भी समझते हैं। बेसिकली डिप्रेशन, इस सिचुएशन को समझने के लिए फिर हमें अलग एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। इस बार हम क्या बोल रहे हैं कि इस बार मान लीजिए कि कोई लड़का जो है वो छत पे खड़ा है। क्या है, वो छत पे खड़ा है लेट से, और वहाँ से वो कुछ देख रहा है। क्या देख रहा है, देखते हैं। यहाँ पर एक बॉल पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको ये देख रहा है कहाँ से, छत से। कहाँ से देख रहा है, छत से। तो यहाँ से ये यानी ये आपका ऑब्जर्वर हो गया और ये क्या हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जर्वर जब ऑब्जेक्ट को देखता है तो एक लाइन का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो होगा आपको, अगर लेट से इसको हमने ए रख लिया तो ए ओ जो होगा वो क्या होगा आपको, लाइन ऑफ साइट। ये तो सेम रहेगा, ये समझ में आया। चलिए अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, ये ऑब्जेक्ट आपका ज़मीन पे है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये कहाँ होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, समझ में आया। चलिए एक और चीज़ देखते हैं। ये ऑब्जर्वर है और यहाँ से ये अगर सीधा देखता है स्ट्रेट, तो ये भी एक लाइन बनेगा जो आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल होगा। समझ में आ रहा है। ये जो लाइन बनेगा, लेट से अगर हमने ए बी ले लिया तो ए बी जो होगा वो क्या होगा, ए सी के ओ सी के पैरेलल होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अब बहुत ध्यान से देखिएगा। ये बंदा ऊपर है, नीचे की चीज़ को देख रहा है, यानी झुक रहा है, झुक के देख रहा है। तो ये जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, यही लेट से अगर थीटा है तो ये कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब झुका हुआ, डिप्रेस नीचे की तरफ। तो ये आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। ठीक है, और ये जो लाइन बना है आपको पता होना चाहिए क्या था, ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइन था। ये क्या था, हॉरिजॉन्टल लाइन था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, ये आपका जो उसका छत है उससे और ज़मीन तक का जो डिस्टेंस है वो आपको हमने AC रख के ये आपको HB मान सकते हैं, ये हाइट। ठीक है, तो आई होप आपको ये सभी टर्म्स समझ में आया होगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन हम सिंपली अर्थ को बोल सकते हैं, या फ्लैट जो सरफेस होता है उसको बोल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन जब ऑब्जर्वर स्ट्रेट
जब देखता है तो वहाँ पर भी वो एक लाइन बनती है, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट। ऑब्जर्वर जब किसी ऑब्जेक्ट को देखता है तो ऑब्जर्वर के आँख से और उस ऑब्जेक्ट के बीच एक लाइन खिंचती है, एक लाइन बनती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, तो कोई बंदा नीचे से ऊपर की तरफ देखता है, यानी ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देखता है नीचे से ऊपर की तरफ अपनी नज़र को उठाकर, तो वहाँ जो एंगल बनता है दैट इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन। बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये लड़का जो है ऊपर की तरफ देख रहा है ऑब्जेक्ट को, तो वहाँ इस लाइन ऑफ साइट और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एक एंगल का फॉर्मेशन होता है, तो वो आपको कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ठीक है, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में जानते हैं। इस सिचुएशन में क्या होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन में, कि ये ऊपर से, यानी इसमें ऑब्जर्वर जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा और ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ होगा। तो ऑब्जर्वर जब ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा तो वहाँ पर क्या जो थीटा बन रहा है यानी एंगल बन रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, बेसिकली ये अभी बहुत क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन धीरे धीरे जब हम क्वेश्चंस करेंगे, 1 2 3 4 क्वेश्चंस करेंगे, तो ये सारे डाउट्स आसानी के साथ क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग इसको नोट डाउन करिए और फिर आगे हम जब पढ़ते हैं वो क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे। आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 1 है, उसको करते हैं, बारी बारी से सभी एग्जाम्पल्स को करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे प्रोसीड करेंगे। तो बहुत ध्यान से एग्जाम्पल्स को आपको समझने की ज़रूरत है। उसके बाद कोशिश करिएगा कि कुछ क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने का, यानी जो एक्सरसाइज 9 का जो भी क्वेश्चंस है उसे कोशिश करेंगे खुद से सॉल्व करने का। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1 का, ध्यान से सुनिए। टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, एक टावर जो है वो ग्राउंड पे वर्टिकली खड़ा है। तो बहुत ध्यान से, इसमें जो मेन चीज़ है वो फिगर बनाना है। बहुत ध्यान से इस बात को याद रखिए कि हाइट एंड डिस्टेंस का जो भी प्रॉब्लम है, यानी इस चैप्टर का जो पहले नाम था वो हाइट एंड डिस्टेंस था। इनफैक्ट अभी भी वही है, क्योंकि इसमें जो भी काम है वो सिर्फ हाइट और डिस्टेंस ही निकालना है आपको। या तो किसी पेड़ का हाइट निकालना होगा, टावर का हाइट निकालना होगा, या किसी ख़ास जगह से उस पेड़ या टावर या फिर उस मीनार, कुछ भी हो सकता है, उसके बीच का डिस्टेंस निकालना होगा। इसलिए इसका नाम ही था हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसमें क्वेश्चंस हमेशा वर्ड प्रॉब्लम में होगी, और उस वर्ड प्रॉब्लम को आपको कहाँ, अपने नोटबुक में एक अच्छा फिगर ड्रॉ करके उसको मैथमेटिकल फिगर में आपको कन्वर्ट कर देना है। यानी आपका क्वेश्चन हमेशा वर्ड प्रॉब्लम में रहेगा, उसको कहाँ कन्वर्ट करना है, एक अच्छे से फिगर, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। उसमें जो भी ऑब्जेक्ट है और जो भी हाइट डिस्टेंस जो भी कुछ दिया रहेगा उसको आप लोग कहाँ फिगर में ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम। उसके बाद इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। देखिए आप, जैसे सबसे पहले बोल रहा है कि एक टावर जो है वो वर्टिकली ग्राउंड पे खड़ा है। मान लीजिए, बहुत ध्यान से देखिए, ये आपको ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड, इस पे एक टावर खड़ा है, लेट से टावर है ये, और हमने इसको खड़ा कर दिया। ये कहाँ पे, ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है। लेट से इसको हमने टावर बोल दिया, नाम भी रख दिया AB, और ये कहाँ है, लेट से ग्राउंड पे है, ठीक है। इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। From a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower। बहुत ध्यान से देखिए, ग्राउंड पे एक पॉइंट है जो टावर के फुट से 15 मीटर दूर है। मान लीजिए कि हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ है, यहाँ है, इसका भी नाम रख देते हैं C। ये टावर के फुट से कितना दूर है, 15 मीटर दूर है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे आपको फिगर ड्रॉ करना है, ठीक है, एकदम आसानी से। फिगर जब बन जाएगा तो बहुत आसान होने वाला। जैसे अब आगे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, ठीक है। चलिए अब जो है टॉप ऑफ द टावर से, यानी टॉप ऑफ द टावर यहाँ है, और यहाँ से जो यहाँ तक का जो लाइन ऑफ साइट है, यानी इसको लाइन ऑफ साइट बोलेंगे, और यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन का फॉर्मेशन हो रहा है। वो कितना बन रहा है, आपको 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, ये रहा आपका 60 डिग्री। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर का हाइट निकालना है। बहुत ध्यान से, हाइट टावर का, यानी AB जो है वही हाइट है, ठीक है। तो अगर हम AB को फाइंड आउट कर लेते हैं तो आसानी के साथ टावर का हाइट भी निकल जाएगा। तो अब देखिए यहीं पर ट्राइगोनोमेट्री का असली यूज़ होता है, जो हमारे डेली लाइफ में होता है। कैसे हम रिलेट करेंगे कि एक साइड और एक एंगल दिया है, और उसके हेल्प से हम चाहें तो बाकी के एंगल्स और साइड्स को भी फाइंड आउट
कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हमें सिर्फ ए बी निकालना है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। हम वो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज की खोज करेंगे, पता लगाएंगे जिसमें आपको साइड ए बी और बी सी इन्वॉल्व हो, यानी वो आपको ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज बताना है जिसमें ए बी यानी इस थीटा के लिए ए बी क्या हुआ, परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर और बेस जो है इन्वॉल्व है। तो आपको याद होगा कि tan का जो रेशियो होता था उसको हमने क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी P और B दोनों इन्वॉल्व है, तो हम क्या करेंगे, tan का लगाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप मान सकते हैं कि पहले लेट ए बी हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, ए बी जो है हाइट ऑफ द टावर है, एंड उसके बाद बी सी इज द डिस्टेंस between tower and a point on ground। ठीक है, ये मान सकते हैं आप, अपने लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। चलिए, तो हमें क्या करना है, हमें ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बहुत ध्यान से देखिए, ए बी अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे। अभी हम बोले कि tan में आपको ए बी और बेसी दोनों इन्वॉल्व होगा, यानी हम जानते हैं कि tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये आपको पता है। अब थीटा की जगह पर क्या रखेंगे, बहुत ध्यान से देखिए, जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वही थीटा की जगह पर रखा जाएगा, यानी tan थीटा की जगह पर क्या होगा, tan 60 डिग्री। ठीक है, tan 60 डिग्री। अब बहुत ध्यान से, P हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, ये आपका AB है, और B हमारा क्या है, ये आपका BC है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिए कि tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, इसलिए मैंने शुरू में भी बताया था कि वैल्यू आपको याद होने चाहिए। इनफैक्ट ये आगे के जो भी क्लासेस हैं, जो भी आप पढ़ने वाले हैं 11th 12th में, तो आपको इन वैल्यूज़ का वहाँ भी काम आने वाला है, तो आप वैल्यूज़ याद रखिए। चलिए, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू हमें पता है क्या होता है, ये होता है √3। अब देखिए, ए बी तो पता नहीं है, तो ए बी को ए बी ही रहने देंगे, पर बी सी का वैल्यू हमें पता है कितना, 15 मीटर, तो हमने 15 यहाँ पर लिख दिया। चलिए, ए बी निकालना है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ए बी में 1 से करेंगे तो क्या होगा, ए बी ही रहेगा, और 15 में √3 से करेंगे तो 15√3। तो बहुत ध्यान से देखिए कि हमने ए बी यहाँ पर आसानी से फाइंड आउट कर लिया, यानी ए बी हाइट ऑफ द टावर कितना होगा, 15√3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा एग्जाम्पल 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, जो हमारा एग्जाम्पल 2 है एनसीईआरटी का। क्या बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। एक इलेक्ट्रीशियन को एक 5 मीटर ऊंचा पोल है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पोल है, उस पर उसको कुछ रिपेयर करना है। शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। अब जो रिपेयर करना चाहती है, जो आपको रिपेयर करने वाली है, उसको जो टॉप ऑफ द पोल है उससे 1.3 मीटर नीचे ही, मतलब अपना लैडर लगाना है ताकि वो रिपेयर का काम कर सके। ठीक है, what should be the length of the ladder that she should use which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal। अब बोल रहा है कि लैडर का क्या लेंथ होना चाहिए कि वो हॉरिजॉन्टली, मतलब वहाँ तक 1.3 मीटर नीचे तक आपको लैडर लगा दिया जाए, तो वो अगर 60 डिग्री का इंक्लाइन करता है, यानी 60 डिग्री पे झुका होता है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री उसका बनता है, तो लैडर की लंबाई कितनी होनी चाहिए। वुड इनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन, यानी उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए। आल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। उसके बाद ये भी आपको बताना है कि जो फुट ऑफ द पोल है और लैडर का जो फुट है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, यानी 2 चीज़ पूछ रहा है। तो भले ही फिगर आपको क्वेश्चन में दिया है, लेकिन आप फिगर को अभी इग्नोर करिए, खुद से फिगर बनाने की कोशिश करिए। जैसे सबसे पहले बोल रहा है कि एक बिजली का खंभा है, कितना ऊंचा, मान लीजिए एक बिजली का खंभा है 5 मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक आपको, लेट से अगर ए और बी ले लेते हैं तो ये पूरा कितना है, ये पूरा आपको यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आई, 5 मीटर है। अब उसको क्या करना है कि 1.3 मीटर नीचे, यानी टॉप ऑफ द
बिजली जो भी इलेक्ट्रिक पोल है उससे 1.3 मीटर नीचे यहाँ लैडर लगाना है। यानी यहाँ अगर इसको C रखते हैं तो इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा 1.3 मीटर। समझ में आ रहा है? चलिए अब यहाँ पर लैडर लगाना है इसको, तो लैडर हमने मान लिया यहाँ पर खींच दिया, लैडर खींच दिया। चलिए अब ये एंगल जो बना यहाँ पर एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वो कितना डिग्री बन रहा है? क्वेश्चन में दिया है आपको 60 डिग्री। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि लैडर की लंबाई कितनी होगी। मान लीजिए लैडर आपको D है, ठीक है, DC है। ठीक है, तो पहला तो ये निकालना है कि लैडर कितना लंबा है, दूसरा ये निकालना है कि फुट ऑफ द पोल और फुट ऑफ द लैडर के बीच डिस्टेंस कितना है। दो चीज़ें आपको निकालनी है। ठीक है, चलिए तो बहुत ध्यान से देखिए, आपके पास AB है, आपके पास क्या है? AB है, AC है, तो हमें BC आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे? बहुत ध्यान से, यहाँ पर इसका अगर हम सॉल्यूशन करते हैं, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास BC है, नहीं AB है, तो AB बराबर होगा, आपको बहुत ध्यान से देखिए, AB जो होगा वो BC प्लस AC होगा। यानी अगर हमको सिर्फ BC निकालना हो तो AB में से हम AC को अगर घटा दें तो BC आसानी से निकल जाएगा। यानी अगर हमें डायरेक्ट BC निकालना हो तो हम लिख सकते हैं AB माइनस AC। अब ये आखिर BC क्यों निकाल लें? क्योंकि हमको यहाँ से यहाँ तक का ज़रूरत है, तब ना ये मिल जाएगा तो इसका और इसका रिलेट कर देंगे या फिर इसका रिलेट कर देंगे, दोनों ऐसे हमको निकालना है। चलिए तो BC कितना होगा? AB हमारा 5 है और 5 में आपने 1.3 मीटर को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो कितना होगा ये आपको हो जाएगा 3.7 मीटर। चलिए हमने BC क्या कर लिया? फाइंड आउट कर लिया। हमारा BC यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है? 3.7 मीटर। चलिए ठीक है, अब देखिए बहुत ध्यान से देखिए, अब अगर हमको AB निकालना है तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें आपको DB और BC इन्वॉल्व हो, यानी परपेंडिकुलर और बेस इन्वॉल्व हो। तो हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर और बेस किस में इन्वॉल्व होगा? बहुत ध्यान से, किस में इन्वॉल्व होगा? वो इन्वॉल्व होगा आपको tan में। चलिए तो tan 60 डिग्री हम यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं। tan 60 डिग्री क्या होगा? ये हो जाएगा BC अपॉन DB। ठीक है, BC अपॉन DB। tan 60 का वैल्यू आपको पता है, अभी हमने निकाला था कितना? √3। चलिए tan 60 कितना है? √3 है। BC का वैल्यू कितना है? BC हमारे पास 3.7 है और DB तो हमें क्या करना है? निकालना ही है। चलिए तो ये कितना होगा? ये आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 DB इज इक्वल टू 3.7। तो DB का वैल्यू कितना हो गया? 3.7 बाई √3। अब बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में ना √3 का वैल्यू बोल रहा है, पुट कर दीजिए कितना? 1.73। तो हम इसको लिख सकते हैं 3.7 बाई 1.73। क्यों? क्योंकि √3 का वैल्यू ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, बहुत ध्यान से देखिए, जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपको हो जाएगा 2.14 मीटर। ये भी क्या? अप्रॉक्स में। ये क्या होगा? अप्रॉक्स में होगा। क्यों? क्योंकि √3 का जो वैल्यू होता है वो अप्रॉक्स में होता है। चलिए तो हमने क्या कर लिया? आसानी के साथ DB को फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास DB भी मौजूद है। ठीक है, DB कितना है? 2.14 मीटर। अब देखिए, अब DC निकालना है हमको, तो दो तरीका है DC निकालने का। या हम BD और DC को रिलेट कर सकते हैं, या चाहें तो BC और DC को रिलेट कर सकते हैं, तो ये दोनों कर सकते हैं। तो हम फिलहाल अभी BC और CD को रिलेट कर रहे हैं। तो बहुत ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किसका फॉर्मूला होता है? जिसमें ये दोनों आता है, ये आपको साइन में आता है। नाउ यहाँ से कर रहे हैं, चलिए नाउ साइन 60 डिग्री अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो साइन P/H होता है, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना है? हमारा परपेंडिकुलर है, आपको पहले लिख देते हैं, परपेंडिकुलर हमारा BC है और हाइपोटेन्यूस क्या है? हाइपोटेन्यूस DC है, BC अपॉन DC। ठीक है, चलिए अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू हमें पता होना चाहिए। तो साइन 60 कितना होता है? साइन 60 होता है √3/2। ठीक है, आपको याद होना चाहिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2।
2 इज इक्वल टू BC का वैल्यू कितना है, BC है आपको 3.7 और DC तो निकालना ही है, DC बहुत ध्यान से। अब DC में √3 से करेंगे तो कितना होगा ये √3DC और इसको करेंगे तो 2 7 जा 14 और 2 3 जा 7 7.4। चलिए तो DC कितना होगा 7.4 बाई √3। तो फिर √3 है, √3 का वैल्यू हमें पता है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि 1.73 हम रख सकते हैं। चलिए तो DC इक्वल टू कितना हुआ 7.4 बाई 1.73। अब 7.4 बाई 1.73 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर जो आता है वो कितना आएगा 4.28 मीटर, 4.28 मीटर अप्रॉक्स। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत आसान है। तो फाइनली हमने क्या कर दिया, दोनों डिस्टेंस निकाल दिया, हमने लैडर का भी डिस्टेंस निकाल दिया और ये भी निकाल दिया कि लैडर के फुट से और टावर के फुट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो टावर के फुट और लैडर के फुट के बीच डिस्टेंस 2.14 मीटर है अप्रॉक्स और लैडर का जो लेंथ है वो कितना है, लैडर 4.28 मीटर लंबा है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।